हम जानते हैं कि फ़लस्तीन और वहाँ की जो सूरत हाल है, इसराइली बर्बरियत जारी है। अब कुछ सीज़ फायर या 4 दिन का उसमें वक्फ़े की बात की गई, हो सकता है कुछ मदावा हो, कोई फाउंडेशन बने, जो अगवा किए हुए यरगमाली हैं उनको आपस में एक्सचेंज करने की बात की जा रही है। नन्हे बच्चे जो इजरायली जेलों में थे, देखा जा रहा है कि उनको अब फाइनली रिहा किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पब्लिक सेंटिमेंट, जो पूरी दुनिया में लोग हेल्पलेस है ना कि भाई हमारे सरबराहान सीज़ फायर नहीं करा पा रहे, इस पे एक मौक़िफ़ नहीं ले पा रहे, उसकी वजह से एक इंटरनेशनल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका बॉयकॉट जारी है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और इसमें पाकिस्तान में भी कई फ्रेंचाइजीज़ और इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, अगर ये बात अमेरिका की होती, यूरोप की होती तो मेरे समझ में आती बात जी। लेकिन हमने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो पाकिस्तानियों की अपनी इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने सिर्फ फ्रेंचाइज खरीदे हैं, फ्रेंचाइज उन्होंने खरीदे हैं, तो नुकसान हमारा ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन गुस्सा है, एक गम गुस्सा है, एक इफ्तार की लहर है, और उसके सामने जो भी आएगा, अगर किसी कोई ब्रांड ऐसा है जिसका ताल्लुक इजराइल से है या जिसके ओनर्स इजरायली हैं, या मैं ज्यूस तो नहीं कहूँगा, ज़ायनिस्ट हैं, तो फिर तो मतलब आवाम का जो गुस्सा है वो जायज़ होता है और वो उनके खिलाफ होता है। लेकिन इसमें थोड़ा बस बहुत सोचने की ज़रूरत है अब राय अम्मा के लीडरों को। लेकिन एनबीसी बड़ा पुरअमन है ये एहतजाज, यानी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लोगों ने अपने जाहिरियत का मुजाहरा नहीं किया, कोई हमला नहीं किया है जी। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर आपस में व्हाट्सएप पे कैंपेन चली है और आप देख लें डिडक्शन सेल लग गई है, सेल लग गई है। एनबीसी मैं हैरान थी, मैंने देखा कि सिनेमा घरों में एक बच्चों की एनिमेटेड मूवी लगी हुई है, तो एक क्लास को बाकायदा ले जाया गया, वहाँ पे एक स्कूल की एक क्लास थी और मेरे ख्याल में 13-14 साल के बच्चे होंगे, क्योंकि उस प्रोग्राम में शामिल था कि वो फूड कोर्ट में खाना खाएंगे। बच्चों ने इनकार कर दिया क्योंकि वहाँ पे जितनी फ्रेंचाइजेस थी उन्होंने कहा ये फॉरेन ओन फ्रेंचाइजेस हैं, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है, आप हमारे लिए किसी पाकिस्तानी कंपनी, किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाना अरेंज कीजिए, हम यहाँ पे लंच नहीं करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि हम यूथ को इस तरह मुताहरिक देख रहे हैं। हाँ, ये पहले भी बड़ी अपीलें आती रही हैं हमारे ज़माने में जी, बहुत अपीलें आते गई, बाइकआउट हुआ नहीं था। इस बार आपको बाइकआउट नज़र आ रहा है, इस बार इस तरह नज़र आ रहा है आपको कि उनका बिजनेस मुतासर हो रहा है। और ख़ुद यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में उनके यहाँ तो 40% 60% की सेल हो गई है जी। तो वहाँ असर हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सदरा कि उन इलाकों में असर हो रहा है जहाँ पर बाइकआउट की सरकारी मुखालफत है, बिल्कुल सरकारी मुखालफत है। लेकिन एनबीसी एक बात समझ नहीं आ रही, कई लोग कह रहे हैं कि ये बॉयकॉट का असर है। आपने खुद जैसे कहा कि 30% 40% प्राइसेस स्लैश कर दी गई। जब भी इन चीज़ों के नर्ख या कीमतें बढ़ती थी तो हमें कहा जाता था कि जी इन्फ्लेशन है, महंगाई का दौर है, ख़ाम माल महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन महंगी हो गई है। तो अब बॉयकॉट के फ़ौरन बाद या उसका असर आने के बाद यकायक प्राइसेस कैसे गिर गई हैं? इसी तरह एक बहुत सिंपल कारोबारी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में जिनका जो प्रॉफिट रेट है वो 200% है। बिल्कुल, प्रॉफिट जो आप लेते हो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर वो 200-300% होता है। तो अगर वो 40% 60% कम कर भी रहा है तो उसको नुकसान फिर भी नहीं है, ये मेरी बात हुई थी कुछ दोस्तों से कि जो आपने सवाल किया, मुझे भी सवाल परेशान कर रहा था क्या हुआ ये, तो उन्होंने कहा ये कोई मसला ही नहीं है। 4-5 उन्होंने नाम लिए चीज़ों के कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट रेट 200 से 400% तक है और इस पर जो भी होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सही, तो इसका मतलब है वो जो हम कंज्यूमरिज्म की, कैपिटलिज्म की बात करते हैं वो बिल्कुल सच है कि यानी हमें कहा जाता है ये अशिया खुर्दोनोश हैं, ये एसेंशियल्स हैं हमारे, और हमें अक्सर ये तासुर दिया जाता है कि जी क्या करें, हर चीज़ महंगी है तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल हमने 40 से 50% इन्फ्लेशन देखी है एनबीसी। जवाब ये आता है कि पीछे से महंगा आ रहा है, और पीछे से कहाँ से महंगा आ रहा है भाई, टमाटर तो अपने खेत से लेके आ रहा है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ एनबीसी इस पे आपकी तवज्जो चाहूँगी, ये जो हमने देखा कि 40-50 प्लस डेज से जारी है इज़राइल की,
तो जो मेरे ख्याल में समझ बूझ रखने वाले एनालिस्ट हैं, बेशक वो ख़ुद जूइश कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन वो एंटी ज़ायनिस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर तो इज़राइल ने उसूली जंग हमास और एक माइंडसेट के ख़िलाफ़ की थी कि जो उनको लगता है कि जिनकी वजह से इज़राइल को ख़तरा है, दे हैव एंडेड अप क्रिएटिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर पीपल हु विल नाउ हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हमास, हु विल नाउ हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पैलेस्टीनियंस। क्या आप समझते हैं कि ये जो लोग जिन पे बमबारी जारी है, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, उनके शहरों को, उनके इलाकों को आपने तहस नहस कर दिया है, अब उनमें कितना गम और गुस्सा पाया जाएगा, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ इट नाउ? जरा बड़ी इमोशनल बात है ये। मैंने पिछले दिनों फेसबुक पर एक वीडियो लगाई थी एक बच्चे की, जिसकी उम्र शायद 9 या 10 साल थी। उसने कहा कि आप धमकी दे रहे हो गजा पे हमला करने की, हमला कर दो, तुम मुझे मार दोगे, मेरा भाई आगे आएगा, उसे मार दोगे, मेरा कज़न आगे आएगा, ये जंग रुकेगी नहीं। ये बच्चा है 9 से 10 साल का, लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो उस पर मैंने इकबाल का शेर भी लिखा था कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये सूरत हाल है। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो कुछ ऑक्युपाइड एरिया में हो रहा है वो तो हो रहा है बिल्कुल, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि यूएनओ वाले कुछ सहाफ़ियों को लेकर गए थे और गजा के अंदर लेकर नहीं गए, सही, इसराइल से वापस ले गए। ये बड़ी काबिल मजम्मत बात है, यूएनओ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो जो कुछ भी एक्सट्रीमिज्म मिडल ईस्ट में वो पैदा होगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपको ये यूरोप में और अमेरिका में और स्कैंडिनेविया में बहुत नजर आएगा आने वाले वक्त में, बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी कनाडा में कल और आज के दरमियान 4 अटैक हो चुके हैं सैनॉक्स पर, ऐसे इलाकों पर जो ज़ायनिज़्म के काबिल मज़म्मत हैं। देखिए, दुनिया में कहीं पे भी जो इबादत गाहें हैं वहाँ पे इस किस्म के इंसानियत सोज वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सोचना पड़ेगा उनको। एंड आई थिंक द जूइश कम्युनिटी पूरी दुनिया में इस वक्त NBC जूइश कम्युनिटी अपने आप को ज़्यादा गैर महफूज तस्वुर कर रही है, क्योंकि जो तशख़्ख़ुस है, जो अगर एंटी सेमिटिज़म दुनिया भूलती भी जा रही थी, एक दफ़ा फिर नेतन्याहू की इस स्ट्रैटेजी ने लोगों के दिलों में उसको उभार दिया है। आप मुझे बताइए, नेतन्याहू अपना अगला इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि देखें, एक तो ये कि जो ज्यूज को और ज़ायनिस्ट को मैं अलग अलग करता हूँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ज्यूज जो हैं विद इन इजराइल बहुत वोकल हो गए जी, बहुत वोकल हैं, और आउटसाइड इजराइल उनके लाखों के जुलूस निकले हैं सीज फायर के लिए, फ्री फलस्तीन के लिए, वो लाखों के जुलूस निकाल रहे हैं। तो उनके अपने अंदर एक शऊर पैदा हुआ है कि दिस इज टू मच भाई। वो कह रहे हैं कि 47 का मुआहदे पर अमल करो, वो कह रहे हैं ओस्लो पे अमल, ओस्लो 1 पे अमल। वेरी इंटरेस्टिंग नंबर्स NBC अगर आप देखें, इन प्रोटेस्टर्स में आपको नौजवान भी नज़र आएंगे, आपको यंग इजरायलीज़ एंड यंग जूइश कम्युनिटी के लोग नज़र आएंगे जो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई मेरी रिहाइश, मेरे आबा व अजदाद यूरोप में रह रहे हैं, लेकिन आज अगर मैं इजराइल की फ़लस्तीन पे कदम भी रखता हूँ तो मेरी सिटीज़नशिप गारंटीड है। ऑन दी अदर हैंड फ़लस्तीनी जो वहाँ से जनरेशन से आबाद हैं, उनको आप राइट्स नहीं दे रहे। तो ये नौजवान भी सवाल कर रहा है। इसके अलावा मैंने उनको भी देखा जो कि सर्वाइवर्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट है, जिन्होंने अपने ख़ानदानों को, अपने वालदैन को, अपने बुज़ुर्गों को हॉलोकॉस्ट में जाँ बहक होते हुए देखा और इतने मजालिम सहे, वो भी आज फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। तो इसमें तो यानी ये बात में कोई शुबा नहीं रह जाता कि जब आप हक पर होते हैं तो अल्लाह ताला कई लोगों के दिलों से कुफल हटा देता है। बिल्कुल, मेरी बात हो रही थी, एक जियो जर्नलिस्ट थे जी, बहुत पढ़े लिखे, मुझसे भी सीनियर और प्रोफेसर भी थे। उन्होंने मुझसे कहा, यार बात ये है कि हम जब आते थे फ़लस्तीन तो हमारा एक परमिट हुआ करता था, और फ़लस्तीन का मेयर, जो भी इलाके का मेयर होगा, वो हमको स्लिप दिया करता था जी, उनको इतने अरसे के लिए यहाँ रहने की इजाज़त है। और ये यूएनओ के एग्रीमेंट के बाद हुआ था 1947 के बाद जी, 1947 के बाद ये मुआहदा हुआ था कि आप परमिशन देंगे, ये आ जाएंगे, या कुछ दिनों रहेंगे, वापस चले जाएंगे, ये सही इबादत करने के बाद। कहना हमने आहिस्ता आहिस्ता ये किया कि हम इलाकों पे कब्जा करने गए, और अब आज देखिए कि जो फ़लस्तीन 1% था
वो आज 90% हो गया। बिल्कुल। NBC इसी को अगर हम तारीख के पस मंज़र में देखते हैं तो ये माहिदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो के ज़माने में हुआ था, जबकि ईसाइयों की ये डिमांड थी कि यहूदियों को कभी भी यहाँ पे सरज़मीन की मिल्कियत ना मिले। और अगर आप जो प्रैक्टिसिंग जूज़ हैं उनका तो ये भी मानना है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने जो कर्स्ड 40 ईयर्स थे इनके, उनको कहा गया है कि भाई आपकी सरज़मीन अगर हुई तो आप ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे, तो आपको तो यू हैव टू बी पीपल विदाउट अ लैंड। ये कई प्रैक्टिसिंग जूस का मानना है। और ये आहिस्ता आहिस्ता कैसे रिवर्स हुआ, कुछ लोग इसके जो लिंक्स हैं वो एंड ऑफ द ऑटोमन एम्पायर से भी जोड़ते हैं कि जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई सल्तनत उस्मानिया, तब ये माहिदा रिवर्स किया गया जिसमें यहूदियों को वहाँ पे लैंड ओन करने की, यानी ज़मीन को ओन करने की इजाज़त मिली। NBC, एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी वाइंड अप द सेगमेंट? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तानियों को ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए, कम से कम मुजाहरों के अंदर। जी, ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम मुजाहरों में जाएँ। कराची में बड़ा मुजाहरा होने वाला है, लाहौर में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके तवस्सुत से एक दफ़ा फिर लोगों को बताना चाहें कि यूनाइटेड नेशंस ने 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियंस भी करार दिया है। जी बिल्कुल, तो कल इसके लिए बड़ा मुजाहरा हो रहा है जो कि कराची में कहा जा रहा है कि शहीद मिल्लत और तारिक रोड के इंटरसेक्शन पे होगा। अपने शहरों में आप पता कर सकते हैं, पुरअमन मुजाहरे हैं लेकिन इजहार यकजहती है फ़लस्तीनी कॉज के साथ। बहुत शुक्रिया, NBC हमारे साथ मौजूद थे।